माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमने टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया। उस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्नों का हम एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न लिखा हुआ है दाक्षी पुत्र है कह आसीत। तो ये जो प्रश्न है दाक्षी पुत्र है कह आसीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। आइए जानते हैं पाणिनि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो हमें पढ़ना चाहिए कि इनकी माता का नाम रहा था, इनकी माता का नाम था दाक्षी। और जब इनकी माता का नाम दाक्षी था तो ये क्या कहलाए? दाक्षी पुत्र कहलाए। और यही प्रश्न था कि दाक्षी पुत्र कौन था। तो फिर इनके पिता का नाम उल्लेख जानते हैं। इनके पिता का नाम पणिन है, कि पणिन माना जाता है कि इनके पिता का नाम पणिन रहा। फिर हम इनके अगर जन्म के संदर्भ में बातें करें तो इनका जन्म सलातुर में हुआ। कहाँ हुआ? सलातुर में, जिसको हम लाहौर भी कह देते हैं। और सलातुर में जन्म होने के कारण यह सलातुर्य कहलाया। अच्छा, फिर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम इन्होंने रख दिया था अष्टाध्यायी। क्या नाम रख दिया? अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में कितने पाद पढ़े गए हैं? 4। इसलिए अष्टाध्यायी में पढ़े गए पादों की संख्या 32 प्राप्त होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम कात्यायन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, कात्यायन जो था, कात्यायन का दूसरा नाम था वररुचि। इनको किस नाम से जाना गया? वररुचि के नाम से जाना गया। अच्छा, एक बात और आती है कि इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने वार्तिका लिखी थी। और जब इन्होंने वार्तिका लिखी तो आगे चल के इनको किस नाम से जाना गया? वार्तिकाकार के नाम से जाना गया। जानते हैं कि इनका नाम वार्तिकाकार है। तो फिर यहाँ एक बात और निकल के आती है कि पाणिनि ने क्या लिखे थे? सूत्र लिखे थे। तो इसी कारण इनको सूत्रकार के नाम से भी जाना गया। अब ये दोनों सवाल निकल के आ रहे हैं, सूत्रकार कौन था और वार्तिकाकार कौन था। इसी प्रकार से यहाँ हम पतंजलि के बारे में भी अगर कहीं बातें करें तो देखो, पतंजलि के संदर्भ में भी कुछ मत प्राप्त होते हैं। जैसे पतंजलि की माता का नाम जानते हैं, तो पतंजलि की जो माता थी उनका नाम गोणिका प्राप्त होता है। ऐसा पढ़ने को मिलता है कि इनकी माता का नाम गोणिका था और इनके पिता नहीं थे, क्योंकि ये एक आकाशवाणी किंवदंती को हम जो सुनते हैं उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि इनके पिता नहीं थे। तो यह इसके बाद में हम अगर पतंजलि के पुस्तकों के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम इन्होंने महाभाष्यम रख दिया। क्या नाम रख दिया? महाभाष्यम। और जब इन्होंने महाभाष्यम लिखा तो महाभाष्य लिखने के कारण ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? महाभाष्यकार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर ये सवाल सही बन जाता है कि महाभाष्यकार कह आसीत, महाभाष्यकार कौन था। अब यहाँ पर आप 3 प्रश्नों का अच्छे से सॉल्यूशन देख चुके हैं जो कि पूछे भी जा चुके हैं। अगर मैं कहीं ये पूछूं कि सूत्रकार कौन था तो सूत्रकार कौन था भाई? पाणिनि था। अगर मैं कहूँ वार्तिकाकार कौन था तो वार्तिकाकार कात्यायन माना जाता है। फिर कहा जाए कि महाभाष्यकार कौन था तो महाभाष्यकार पतंजलि माना जाता है। इसके बाद जानते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज में पूछा गया था उसको भी जान लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेटोरसाणाम, ये रेटोरसाणाम। अब यहां पर इसका आंसर देना है। तो आपने क्या प्रश्न पढ़ रखा होगा, इसके आधार पर हमने इसका उत्तर किया था कि माना कि हमने यहाँ पे तालु लिख दिया और इसके बाद में एक उत्तर कंठ बनाया था। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? रेटोरसाणाम। रेटोरसाणाम के बाद में हमने तालु बनाया, कंठ बनाया और एक मूर्धा, ये मूर्धा आंसर बनाया और एक ओष्ठव। अगर हम इनके आधार पर बात करते हैं तो देखो, इनके आधार पर होने वाले जो उत्तर हैं उनका चयन करना है। क्या कहना चाह रहा है रेटोरसाणाम? तो रेटोरसाणाम
के आधार पर रिटोर साणाम और क्या लिखना है, मूर्धा। ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, रिटोर साणाम मूर्धा। देखो तालु क्या पढ़ने को मिलता है, लिरी तुल सा नाम दंतः। आपको ये जानना चाहिए कि लिरी वर्ण और तू का मतलब होता है तय, थ, द, ध और न। ये वर्ण एक पढ़ने को मिलता है ल और दूसरा पढ़ने को मिलता है स। ये सभी कहाँ से निकलते हैं, दंत से निकलते हैं। फिर अगर हम कहीं कंठ की बात करने लगे तो कंठ में देखो हमें पढ़ना चाहिए आ कु है, विसर्जनीय नाम। अकु है, विसर्जनीय नाम, कंठ है। इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, क्या कहना चाह रहा है कि जो ए वर्ण होता है, एक यहाँ पर कै वर्ग पढ़ा गया है कि कै वर्ग भी है, फिर यहाँ पर है वर्ण भी पढ़ा गया है, और ये कहना चाह रहा है विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय क्या है, देखो विसर्जनीय, अगर हम जाने कि विसर्जनीय क्या है तो विसर्ज यानी कि एक विसर्ग का नाम होता है। विसर्ज यानी कि हमको क्या समझना चाहिए, विसर्ग समझना चाहिए। कौन सा विसर्ग विसर्जनीय विसर्ग कहलाता है, तो जो ये दो बिंदी वाला विसर्ग होता है, जैसे कि आप राम के आगे ये इस तरीके से लगाते हो, इस विसर्ग को क्या कहा है, विसर्जनीय विसर्ग कहा है। तो विसर्जनीय विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से माना गया है, कंठ से माना गया है। फिर आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं रिटोर साणाम मूर्धा, तो रिटोर साणाम मूर्धा जो हमको आंसर बनाना चाहिए, किस कंडीशन में बनाना चाहिए, लिखते हैं रिटोर साणाम मूर्धा। ये रिटोर साणाम मूर्धा बराबर मूर्धा से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं, री, एक क्या हो जाता है, ट वर्ग। टू का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ट वर्ग समझना चाहिए। फिर हमें एक रे वर्ण समझना है और एक स वर्ण पढ़ लेना है। अर्थात ये सभी वर्ण जो निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं। फिर यहाँ पर एक ओष्ठ पढ़ा गया है, उपु पदमानीय नाम ओष्ठौ, ये आप जानते ही हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। उ पु पद मानी या नामोष्ठौ। देखो दोस्तों, उपु पद मानिया नामोष्ठौ यानी कि यहाँ ओष्ठ की बात की गई है, ओष्ठौ। अब ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण एक तो क्या हो गया है, उ, और एक पै वर्ग भी यहीं से निकलता है। दूसरी बात यहाँ पे उपदमानीय की बात कही गई है, उपदमानीय। उपदमानीय क्या है, आप ये जानते हैं उपदमानीय क्या है, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर विसर्जनीय एक विसर्ग का नाम पढ़ा है, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या उपदमानीय समझना चाहिए। और उपदमानीय क्या होता है, उपदमानीय एक विसर्ग का नाम होता है। कौन से विसर्ग उपदमानीय विसर्ग कहलाए, तो आप जो ये पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग पढ़ते हैं, इन विसर्गों को किस नाम से जाना गया, उपदमानीय विसर्ग के नाम से जाना गया। इसलिए आपने यहाँ पर इस प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से देखा है। अब आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विसर्जनीय विसर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। देखो, विसर्जनीय विसर्गस्य, विसर्जनीय विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। ये प्रश्न पूछा गया था कि विसर्जनीय विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। इसके आंसर जो बनाए गए थे, एक नंबर पर कंठ रखा गया था, कंठ है। दूसरे पर तालु, मूर्धा और दंताहा, तालु, मूर्धा और दंताहा, ये चार आंसर तय किए गए थे।
आखिर क्या कहना चाह रहे हैं चारों आंसर? इन चारों आंसरों ने आपसे ये कहा है कि विसर्जनीय विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। कैसे होता है? अभी आप पढ़ रहे थे कि कंठ के बारे में, आकू है, आकू है, विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ का मतलब क्या समझते हैं? कंठ का मतलब कंठे समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो कि कंठ से निकलते हैं। तो कंठ से निकलने वाले वर्ण देखो कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं कंठ से निकलने वाले वर्ण। एक तो कौन सा है? ए। एक क्या है? कै। एक तो ए हो गया है, दूसरा कै वर्ग हो गया है, तीसरे है की बार आ रही है तो बराबर यहाँ पर है वर्ण भी कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। फिर ये विसर्जनीय, जो विसर्जनीय इस प्रकार का जो दो बिंदी वाला विसर्ग होता है, जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि राम के आगे जो विसर्ग लगा रहे हो यह विसर्ग विसर्जनीय विसर्ग पढ़ा गया है। तो सवाल आपका यही है कि विसर्जनीय विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो विसर्जनीय विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जबकि यहाँ आपको ये तालु है, तालु क्या कहना चाह रहा है? लिरि तुल सा नाम दंता, यानी कि दांतों से निकलने वाले वर्ण लिरि हो गया है, तय वर्ग हो गया है, लय हुआ है और एक शय हुआ है। ये सभी वर्ण कहाँ से निकलते हैं? दांतों से निकलते हैं। फिर इसी कंडीशन में अगर हम जानते हैं मूर्धा की, मूर्धा, तो मूर्धा के बारे में आपने पढ़ ही रखा है, री तुर सा णाम मूर्धा, यानी कि ये वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और मूर्धन्य वर्णों को ही हमने मूर्धा कहा, तो कौन कौन से निकलेंगे? री, एक टय वर्ग, एक रै, एक षटकोण वाला सय। ये सब कहाँ से निकलने होते हैं? मूर्धा से निकलने होते हैं। तो फिर कहीं हम अगर दंत की बात करते हैं तो दंत में पढ़ने को मिलता है लिरि तुल सा नाम दंता, लिरि तुल सा नाम दंता। अब दंता दांतों से निकलने वाले वर्ण एक तो लिरि हो गया है, एक तय वर्ग हो गया है, एक लय वर्ण हो गया है और एक शलेट वाला शय हो गया है। ये सभी वर्ण कहाँ से निकलते हैं? दांतों से निकलते हैं। तो आइए, आपने इस प्रश्न को अच्छे से जाना, डिस्क्रिप्टिव जाना, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम कहीं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के टेलीग्राम पर जो टेस्ट सीरीज प्रथम आयोजित हुई थी उसका अगला प्रश्न जानते हैं। तो अगले प्रश्न में हमको जानना था कि प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। क्या पूछा गया था? संधि शब्द है भवति, ये पूछा गया था। संधि शब्द है और भवति, इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा गया था इसमें कि संधि शब्द होता है। अब बताइएगा कि संधि शब्द पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में होता है, या फिर यह है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में होता है, और या फिर यह है नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग में होता है, या फिर न को अपि, किसी में नहीं होता। एक सामान्य सी बात, एक सामान्य सा प्रश्न है कि संधि शब्द कौन से लिंग में होता है। तो आप इतना जानते ही हैं कि संधि शब्द कौन से लिंग में है, तो इसका राइट आंसर आपको पुल्लिंग समझना चाहिए। और पुल्लिंग क्यों समझोगे? क्योंकि दोस्तों देखो, आप संधि शब्द को पढ़ोगे सम प्लस डूधांग प्लस की, ये पढ़ लिया है आपने, सम प्लस डूदांग प्लस की पढ़ लिया है। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? क्योंकि यहाँ पर जो ये की प्रत्यय लगा हुआ है यह है उपसर्गेण, उपसर्गेण धो की, एक सूत्र चलता है। उपसर्गेण धो की सूत्र ये कहता है कि अगर धो, धो का मतलब समझना है धा धातु, क्या समझना है? धा धातु। अगर ये धा धातु किसी उपसर्ग के साथ आती है, किसके साथ आती है? उपसर्ग के साथ आती है, तो वहां होने वाला प्रत्यय की प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? की प्रत्यय होगा। अच्छा, अब यहां पर आपको एक बात जान लेनी है
कि जिन शब्दों के साथ में की प्रत्यय का प्रयोग होता है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो अब यहाँ पर की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो हमें एक नियम बना देना चाहिए कि की प्रत्ययान्त शब्दाः पुल्लिंगे भवन्ति। क्या सीखे आप इससे कि अगर किसी शब्द में संस्कृत का की प्रत्यय प्रयोग हुआ है तो जिन शब्दों के साथ में की प्रत्यय जुड़ता है वे सभी शब्द कौन से लिंग में चले जाते हैं दोस्त? पुल्लिंग में चले जाते हैं। तो फिर की प्रत्यय होने के कारण संधि शब्द भी कौन से लिंग में चला गया है? पुल्लिंग में चला गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पर इसका राइट आंसर पुल्लिंग पढ़ लेना चाहिए। और इश डू की संज्ञा हो जाएगी, एकित संज्ञा हो जाएगी, इकित संज्ञा, कैकित संज्ञा हो जाएगी। तो बराबर यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ धा बच जाएगा और ये यहाँ पर इस कै की इत संज्ञा हो जाने के बाद ई की मात्रा बचेगी ई। अब यदि संधि शब्द में समुपसर्ग के पश्चात धा धातु आई है और ऊपर से ई प्रत्यय जुड़ा है तो धा में भी क्या हो जाता है? आ का लोप हो जाता है। तो बराबर ये क्या बच जाता है? शम। और यहाँ पर ध आधा रह जाता है, इधर से ई जोड़ दिया जाता है, इस ई को इसमें मिला दो और बराबर क्या बन जाता है? संधि बन जाता है। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का सॉल्यूशन जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था टेलीग्राम पर कि अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं कि दीर्घ संधौ भवति। देखो क्वेश्चन 5 कि दीर्घ संधौ भवति दीर्घ संधि में होता है। अब बताइएगा कि दीर्घ संधि में आगम होता है या आदेश है होता है या एका देश है होता है या फिर न को अपि। क्या मानेंगे? यह प्रश्न बहुत ही सरल है, शानदार है, अच्छा है और इसको एक कक्षा 10 में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी जानता है कि दीर्घ संधौ भवति दीर्घ संधि में होता है। क्या होता है दीर्घ संधि में? दीर्घ संधि में होने वाला एकादेश होता है। कैसे होता है? देखो यह तो होता है मित्र वदागमे है, मित्र वदागमे है, आपने पढ़ी रखा होगा। अरे जो मित्र की तरह आते हैं उनको व्याकरण में क्या कहते हैं? आगम। फिर आदेश क्या है? आदेश आपने पढ़ रखा है कि शत्रु वदा देश है, यानी कि व्याकरण में जो शत्रु की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा? उन्हें आदेश कहा। अब यह या तो पूर्व रूप के स्थान पर होगा और या पर रूप के। यहाँ हम जानते हैं कि ये तो आपका कौन सा रूप हो गया है? पूर्व रूपम। और ये क्या हो गया है? पर रूपम। तो यह जो कंडीशन है अगर केवल यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो आदेश कहलाएगा या केवल यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो आदेश कहलाएगा। लेकिन एकादेश की कंडीशन क्या होती है? एकादेश में संधियों में दो रूप होते हैं, एक तो क्या होता है? पूर्व रूप और दूसरा क्या होता है? पर रूप, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों के स्थान पर जब एक ही हो जाए, एक ही आदेश हो जाए तो बराबर वह क्या कहलाता है? वह एकादेश कहलाता है। जैसे कि मैं एक अच्छा सा उदाहरण लेता हूँ। माना कि मैंने कहा रत्न प्लस आकर है, एक उदाहरण लिया। रत्न आकर ये कहना चाह रहा है न में से तो ए उतारा और आकर का आ उतारा। देखो इस ए और इस आ इन दोनों के स्थान पर जब एक ही परिवर्तन हो जाए, भाई इधर से ए हटेगा इधर से आ हटेगा और एक ही बैठेगा, एक ही परिवर्तन होगा, वह व्यवस्था। अब यहाँ क्या बना दोगे? इन दोनों की जगह आ बना दोगे तो बराबर यह व्यवस्था एकादेश व्यवस्था कहलाती है। तो बराबर यहाँ जो दीर्घ संधि पढ़ी गई है इस दीर्घ संधि में क्या होगा? एकादेश होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकें।
टेस्ट सीरीज प्रथम में फिर एक सवाल पूछा गया था जिसमें लिखा कि तृतीया विभक्त्याः रूपम नास्ति। ये सवाल था, तृतीया विभक्त्याः रूपम नास्ति, तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। हमने कहा है नहीं है, तो बराबर ये सेवंत की बुक्स से हमने उदाहरण उठाया, तरंगई, एक तो ये उत्तर बनाया, दूसरा नऊ का भी ये उत्तर बनाया, फिर तीसरा उत्तर बनाया कंदुकेन, ये कंदुकेन, और उत्तर 4 बनाया दिशायाः, दिशायाः। अब इस प्रश्न में ये पूछा गया है दोस्तों कि तृतीया विभक्त्या रूपम नास्ति, तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। देखो तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है, तो तृतीया विभक्ति का जो रूप नहीं है वह दिशाया नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो देखो इसका बहुत ही सरलतम तरीके से हम सॉल्यूशन देते हैं कि मान लीजिएगा यहाँ पर ये तरंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तरंग। और तरंग में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? आई की, और क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि अगर किसी शब्द के साथ में आई विसर्ग या भी विसर्ग जुड़ा हुआ हो, क्या आप सीख गए मेरी बात को? कि अगर किसी शब्द के अंत में आई विसर्ग या भी विसर्ग जुड़ा हो तो वहाँ होने वाली विभक्ति क्या होगी? तृतीया का बहुवचन होगा, तृतीया का बहुवचनम होगा। पहली बात समझ में आई। जब यहाँ पर ये आई विसर्ग और भी विसर्ग की हम बात कर रहे हैं तो नौका में भी क्या लग रहा है? नौका, और नौका में भी क्या लग रहा है? भी विसर्ग लग रहा है। तो बराबर ये जो भी विसर्ग आप देख रहे हैं, ये भी विसर्ग भी किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या बन के आ गया है? तृतीया का बहुवचनम बन के आ गया है। अच्छा, इसके बाद एक बात समझ में आपको अच्छे से आ जानी चाहिए कि काश मान लीजिएगा यहाँ पर ये कंदुक शब्द है, कंदुक गेंद को कहते हैं, और कंदुक में क्या लगा हुआ है? एन। देखो अगर कहीं एन आया हो या आया हो या ता आया हो या ना आया हो, ना नहीं आएगा तो ना भी बन के आ जाता है, या फिर वा, ये वा बन के आया हो, और भी ढेर सारे हैं, हम अगले प्रश्नों में भी बता देंगे। तो बराबर वहाँ होने वाली विभक्ति तृतीया क्या हो जाएगी? तृतीया का एक वचनम हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई है? तृतीया का एक वचन हो गया है। फिर दूसरी बात आती है दिशायाः। अब यहाँ कैसे सीख रहे हैं आप लोग दिशाया में कौन सी विभक्ति सॉल्व करनी है? तो देखो यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है दिशा, और दिशा में क्या लगाया हुआ है? यहाँ। अच्छा, मैंने यहाँ जो यहाँ बताया है या, इसमें विसर्ग नहीं है, तो जहाँ या हो लेकिन विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो वहाँ तो क्या मानोगे? तृतीया का एक वचन। अगर कहीं पर भी इस या में विसर्ग लग जाए तो आपको एक ही बात सीखनी है, अगर या के आगे विसर्ग लग जाए, है ना, विसर्ग लग जाए, तो वहाँ होने वाली पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन पढ़ लेना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ ये सीरीज भी याद रख लेनी होगी, जैसा कि हम बता रहे हैं या, यई, यहाँ, यहाँ और ये याम। ये तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। तो तृतीया विभक्ति का रूप कौन कौन सा नहीं है? देखो इसमें तो आप बता रहे हैं तृतीया का बहुवचन, इसमें बता रहे हैं तृतीया का बहुवचन, इसमें बता रहे हैं तृतीया का एक वचन, लेकिन या के आगे विसर्ग लग गया तो ये क्या बन गया है? ये पंचमी का एक वचन और षष्ठी का
एक वचन बन गया है। इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेना चाहिए। लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया था, शाश्वती भाग प्रथम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। ये क्वेश्चन है कि शाश्वती भाग फर्स्ट पाठ्य पुस्तकम अस्ति, पाठ्य पुस्तकम अस्ति पाठ्य पुस्तक है। क्या सीखे? शाश्वती भाग फर्स्ट पाठ्य पुस्तकम अस्ति पाठ्य पुस्तक है। यहां जो बनाए गए उत्तर थे उन उत्तरों को भी एक बार जान लेते हैं। यहां जो प्रश्न का आंसर तय किया गया था उसमें लिखा गया था कि सप्तम वर्गाय, सप्तम वर्गाय, फिर दूसरा लिखा गया था नवम वर्गाय, 9वीं कक्षा के लिए। अगला आंसर बनाया गया था एकादश वर्गाय और अगला बनाया गया था द्वादश वर्गाय, द्वादश वर्गाय। आप पढ़िए, सोचिए, समझिए, फिर अच्छे से उत्तर दीजिए। यह प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? शाश्वती भाग 2 कौन सी कक्षा में चलने वाली पाठ्य पुस्तक है? मैं इतना सा इशारा आपको दे देता हूं कि यह जो पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 है, यह चलती है आपके पाठ्यक्रम 2022 में। पाठ्यक्रम है कौन सा? 2022। यानी कि जो 2022 का पाठ्यक्रम आया है NCERT का, इसमें जिसको BSERB पढ़ा रहा है, इसमें चलने वाली जो पाठ्य पुस्तक है, इसके आधार पर हमने इस प्रश्न को पूछा है। इसका राइट आंसर आपको एकादश वर्गाय समझना चाहिए। क्यों? तो एकादश वर्गाय इसलिए समझना चाहिए, देखो हम चर्चा करते हैं कि हम अगर कहीं इन पुस्तकों में चलने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इन कक्षाओं में जो चलने वाली पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर अगर हम कहीं आगे चर्चा करते हैं तो रुचिरा भाग हमको लिखना चाहिए, रुचिरा भाग 1, फिर लिखना चाहिए रुचिरा भाग 2। पहली बात। दूसरी बात समझनी चाहिए, सेमुसी। ये सेमुसी, सेमुसी बुद्धि को कहते हैं। सेमुसी भाग 1 और सेमुसी भाग 2। फिर हमें समझना चाहिए अगला, जिस पुस्तक का नाम है शाश्वती भाग 1 और शाश्वती भाग 2, ये क्या हैं? सोचिए। अरे भाई, इनको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। देखिएगा, यह तो चलने, ये जो चलती है क्लास 6 में चलती है। रुचिरा भाग 1 कौन सी क्लास में चलती है? कक्षा 6 में। रुचिरा भाग 2 यह चलती है क्लास 7 में। और एक और है इसकी रुचिरा भाग 3, ये चलती है क्लास 8 में। इस प्रकार से पढ़ना है। फिर यहाँ पर सेमुसी जानते हैं, सेमुसी भाग 2 ये चलती है क्लास 9 में। सेमुसी भाग 2 चलती है क्लास 10 में। शाश्वती भाग 1 चलती है क्लास 11 में। और शाश्वती भाग 2 ये पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही है क्लास 12 में। इन पाठ्य पुस्तकों के नाम आपको पढ़ लेने चाहिए, जो कि पाठ्यक्रम 2022 में इसको पढ़ाया जा रहा है। इस प्रश्न को हमने इस प्रकार से पूछा है। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं
और स्क्रीनशॉट के बाद हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सही चल रही है रिकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्टिव सही चल रहा है ना? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न में हमने पूछा गया था कि वरद राजाचार्य कृत रचना अस्ति। प्रश्न संख्या हम 8 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन 8 पूछा गया था वरद राजाचार्य कृत रचना अस्ति। वरद राजाचार्य कृत रचना अस्ति। वरदराज आचार्य ने ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसको हमने पूछा। तो 1 नंबर पर इसका आंसर बनाया गया था लघु सिद्धांत कौमुदी। 2 नंबर पर जो बनाई गई आंसर था उसका नाम हमने अष्टाध्यायी रख दिया, अष्टाध्यायी। आंसर 3 तय किया गया था वार्तिका, और आंसर 4 को लिखा गया था चरक संहिता। इस प्रकार से आप विचार कीजिएगा, इस प्रश्न को हमने यूं ही लिखा तो क्यों लिखा और क्या जानना चाहा, हमने क्या मानसिकता को जाना विद्यार्थी की को। देखो, वरदराज आचार्य के द्वारा रची गई जो रचना थी वह लघु सिद्धांत कौमुदी थी। यहाँ आपको इतना समझ लेना चाहिए कि वरद राजाचार्य कृत रचना, वरदराज आचार्य ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो एक रचना इनकी प्राप्त होती है लघु सिद्धांत कौमुदी। बोलिए, लघु सिद्धांत कौमुदी। अरे किसने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी को? वरदराज जी ने लिखा है। फिर इन्होंने अगली लिखी थी मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी इन्हीं की प्राप्त होती है। फिर इनके द्वारा एक और लिखी गई थी जिसका नाम था सार सिद्धांत कौमुदी। सार सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता भी यही रहे हैं। तो फिर यहाँ पर अष्टाध्यायी का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो देखो, आपने पाणिनि का नाम पढ़ रखा है। पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। फिर पाणिनि के द्वारा एक और लिखी गई थी जिसका नाम था पाताल विजयम, पाताल विजयम। फिर एक और लिखी गई थी जिसका नाम था जाम्बवती विजयम। यानी कि अष्टाध्यायी, पाताल विजयम, जाम्बवती विजयम जो तीनों पुस्तकें प्राप्त होती हैं, किसकी प्राप्त होती हैं? पाणिनि की प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पर चरक संहिता का नाम उल्लेख पढ़ते हैं कि चरक संहिता किसने लिखी है। तो देखिएगा दोस्तों, आपने पतंजलि जी का नाम सुना होगा। पतंजलि के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, एक तो महाभाष्यम प्राप्त होती है, महाभाष्यम के प्रणेता यही थे। दूसरी पातंजल योग सूत्रम, पातंजल योग सूत्रम इन्हीं की पुस्तक है। और तीसरी जो मिलती है चरक संहिता, ये चरक संहिता के प्रणेता भी किसको माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है। फिर यहाँ पर एक नाम आता है वार्तिका का कि ये वार्तिकाएं किसने लिखी हैं। तो वार्तिकाएं कात्यायन ने। और कात्यायन का दूसरा नाम क्या था? कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि था। अब आपने इस प्रश्न को अच्छे बारीकी से देखा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अगला सवाल आता है, अगला सवाल निकल के आता है दोस्त कि पितुः रूपम अस्ति। पितुः रूपम अस्ति कि पितुः रूपम अस्ति। पितु, इसमें बताओ कौन सा रूप है। तो हमने इसका जो आंसर बनाया था पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी। पंचमी, चतुर्थी,
तृतीया और सप्तमी, ये 4 आंसर लिखे थे। इन चारों आंसरों में से आपको तय करना है कि पितुः में कौन सा रूप है। तो इसका जो सही उत्तर है वह मान्य होगा पंचमी विभक्ति। बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। क्यों है भाई पंचमी? तो देखो, इसको हम अगर पिता के रूप पढ़ना चाहेंगे, किसके रूप पढ़ना चाहेंगे? पिता के। या फिर किसका रूप पढ़ना चाहेंगे? माता के। या फिर हमको रूप पढ़ना चाहिए भ्राता के, और या फिर हमको रूप पढ़ना चाहिए धाता के। देखो, पिता के रूप तो आप पितृ जानते हैं, माता को मातृ जानते हैं, भ्राता को भ्रातृ जानते हैं और धाता को धातृ जानते हैं। यहाँ जो पितुः रूप पूछा गया है उसका हम अध्ययन करें तो आपको पढ़ना चाहिए ता, तरम, तरा, त्रे, तुहु, तुहु और तरी। इस प्रकार से पढ़ना है, ता, तरम, तरा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी। तो देखो, यहाँ अगर आप पी के आगे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पिता। माँ के आगे जोड़ोगे तो माता, भ्रा के आगे जोड़ोगे तो भ्राता और धा के आगे जोड़ोगे तो धाता। इसी प्रकार से बन जाएगा आपका पितरम, इसमें बन जाएगा पित्रा, इसका बन जाएगा पित्रे, इसमें बन जाएगा पितुहु और इसमें बन जाएगा पितुहु और इसका बन जाएगा पितरी। ये बन जाएगा। तो ता, तरम, तरा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी। इससे हम लोग आसानी से बना पाएंगे पिता, माता, भ्राता, धाता, पितरम, मातरम, भ्रातरम, धातरम, पित्रा, मात्रा, भ्रात्रा, धात्रा, पित्रे, मात्रे, भ्रात्रे, धात्रे, पितुहु, मातु, भ्रातु, धातुः। इसी प्रकार से ये सारे शब्द रूप बन जाएंगे। क्या प्रश्न पूछा गया है? पितुः। देखो, पितु कहाँ है? पितु ये रहा। ये पितु प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कहाँ निकल के आ रहा है दोस्त? पंचमी और षष्ठी का एक वचन। तो हमने वचनों की तो बात नहीं की, लेकिन पंचमी की और षष्ठी की बात जरूर की है। तो अब यहाँ पर तय कीजिएगा, कहीं षष्ठी आंसर है क्या? नहीं है। तो होने वाला उत्तर क्या माना जाए? पंचमी माना जाना चाहिए। इसका एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, तब हम कहीं अगले प्रश्न को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है? एक वचने प्रयुक्तम। एक वचने प्रयुक्तम प्रश्न है। एक वचने प्रयुक्तम, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। अब एक वचन में क्या प्रयुक्त हुआ है? ये जितने भी एग्जाम्पल में आंसर में आपको बता रहा हूँ सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से लिखे हैं। प्रयोगेषु और रामाणाम, प्रयोगेषु, प्रयोगेषु दूसरा उत्तर बनाया था। रामाणाम, पहला प्रयोगेषु हो गया, दूसरा रामाणाम हो गया, तीसरा हरिभ्याम हो गया। ये लीजिएगा हरिभ्याम, और 4 बनाते हैं न को अपि, न को अपि। ये 4 आंसर हो गए। आप विचार कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, एक वचने प्रयुक्तम, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। प्रयोगेषु हुआ है, रामाणाम हुआ है, हरिभ्याम हुआ है या न कोऽपि, इनमें कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है न कोऽपि, इनमें कोई भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो देखो, हम एक बात मानते हैं कि यहाँ प्रयोग शब्द है और प्रयोग में किसकी ध्वनि आ रही है? एषु की। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी शब्द के अंत में एषु आया हो या आसु आया हो या तसु आया हो, क्या बोल गया मैं? यदि किसी शब्द के अंत में एषु, आसु या तसु का प्रयोग हुआ है तो वह सप्तमी का बहुवचन मानना चाहिए। फिर रामाणाम,
रामानाम का भी यही कहना है कि अगर कहीं किसी शब्द के अंत में नाम छपा है या णाम छपा है या ताम छपा है या शाम छपा है और भी है, तो बराबर वहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन मान लेना चाहिए। फिर कहीं हम हरिभ्याम की बात करें तो देखो, अगर किसी शब्द के अंत में भ्याम है ना, आ भी पढ़ा जाता है, आ और भ्याम, अगर आ नहीं जुड़ रहा है तो भ्याम जुड़ेगा, भ्याम या भ्याम, और एक बार पढ़ते हैं भ्याम। यहाँ तृतीया का एक वचन होता है, चतुर्थी क्षम्यताम, तृतीया का द्विवचन और चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, ये समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हरिव्याम में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तो प्रयुक्त हुई है, लेकिन द्विवचन, द्विवचन और द्विवचन प्रयुक्त हुआ है। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक वचने प्रयुक्तम, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। यह बहुवचन में आया है, यह बहुवचन में आया है, यह द्विवचन में आया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ने को अपि। इस प्रकार से हमको इसका सॉल्यूशन ले लेना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था क्रमशः चिन्हित, यानी कि यह प्रश्न पूछा गया था क्रमशः चिन्हित, क्रम से चयन कीजिए। अब जो क्रम से चयन करना था, ई उ लिरी री, ई उ लिरी और री, ये बनाया गया था। तो दूसरा बनाया गया था उ री लिरी ओ, उ लिरी री ओ, इनमें से क्रम चयन करना है। एक आंसर दिया गया था उ री लिरी ए, उ री लिरी ए, उ री लिरी ए, लिरी ए आई री, लिरी री ए और आई। इस प्रकार से ये था लिरी ए आई, आई और री, इस प्रकार से बनाया गया था। बताओ क्या आंसर होगा। अरे इसका वो सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है। देखो, ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और आउ, आउ। इस प्रकार से क्या पूछा गया था, क्रम से चुनिए। तो क्रम से चुनिए तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ई उ लिरी री, ई उ री और लिरी बराबर, ये यहां से गलत हो गया, ये गलत हो गया। उ लिरी, बड़े ऊ के बाद में लिरी नहीं आएगा, री आएगा, तो ये यहां से गलत हो गया। लिरी ए आई, लिरी ए आई नहीं आया, ओ आया, तो ये यहां से गलत हो गया। अब क्या बच जाता है, उ री लिरी लिरी ए। तो राइट आंसर क्या पढ़ा गया इसका, यही पढ़ा गया है। और यहाँ पर हमको ये सभी स्वर क्रम से पढ़ लेने चाहिए। और माहेश्वरी सूत्र में भी इस बात का अच्छे से स्पष्टीकरण दिया है। जैसे कि देखो, ए ई उ ने, री लिरी का, ए ओ गा, आई औ चे। देखना भाई, ए ई उ, री लिरी, ए ओ, आई औ। इस प्रकार से आपने इसका सॉल्यूशन देखा। स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन 12 क्या लिख रहा है? अघोष वर्णः नास्ति। अघोष वर्णः नास्ति, अघोष वर्ण नहीं है। कौन कौन से उत्तर बनाए? से, और है, ये 4 उत्तर लिखे गए। अघोष वर्ण नहीं है, तो अघोष वर्ण कौन कौन सा नहीं है? तो देखो आपने ये पढ़ी रखा है, विवार है, श्वास है और अघोष है। विवार है, श्वास है, अघोष है। फिर क्या पढ़ रखा है? समवार है, नाद है और घोष है। जो आप यहाँ पर बाह्य यत्नों के नाम पढ़ते हैं 11, उनमें से विवार है, श्वास है, अघोष है, समवार है, नाद है, घोष है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ रखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ से और से, जबकि है कहाँ चला जाएगा? है इसमें चला जाएगा। और ये, वे, रे, ले, इस प्रकार से ये से है तो किस में पढ़े जाएंगे? से है तो पढ़े जाएंगे किस में? अघोष में। और ये है किस में पढ़ा जाएगा? घोष में। तो बराबर सवाल यही तो पूछा है, अघोष वर्ण है नास्ति, अघोष वर्ण नहीं है। तो अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? से है, बिल्कुल है। श है, बिल्कुल है। ये वाला है, बिल्कुल है। तो बराबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये है वर्ण क्या नहीं है? अघोष वर्ण नहीं है। ये किस में पढ़ा जाएगा? ये सा घोष वर्ण में पढ़ा जाएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अगले प्रश्न को जानें। अगला प्रश्न जानिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भवति इत्यस्य लिरिट लकार भविष्यति। प्रश्न संख्या 13। भवति इत्यस्य लिरिट लकार है भविष्यति। क्या प्रश्न है? भवति शब्द को लिरिट लकार में चेंज करना है, भवति शब्द को लिरिट लकार में परिवर्तन करना है। तो देखिएगा, बनाए गए आंसरों का नाम जानते हैं। भवेत, भवेत, अगला है भवतु, फिर एक आंसर बनाया अभवत और भविष्यति। अभवत, भविष्यति, भविष्यति। आपके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए? दीजिएगा उत्तर कि भवति इत्यस्य लिरिट लकार है भविष्यति। भवति शब्द को, इस भवति शब्द को किस में चेंज करना है? लिरिट लकार में चेंज करना है। तो इसका सही आंसर भविष्यति होगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी देखो आपको अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आम्हे जोड़ना है, लेकिन इससे पहले कुछ बातें याद रखनी है। ये अति, अतः, अंति तो आपको जोड़ना है, लेकिन इससे पहले कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि हम एक तरीके से जानते हैं, माना कि हमने यहाँ पर पहले पढ़ ली है धातु। क्या पढ़ ली है भाई? धातु पढ़ ली है। अगर धातु के बाद में इस प्रकार का इससे लगा हुआ मिले और क्या लगा हुआ मिले? अति, तो वह क्या बन जाएगा? लिरिट लकार बन जाएगा। या फिर इस प्रकार का से लगा हुआ मिले और या फिर इस प्रकार का छे लगा हुआ मिले, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं धातु के बाद और अति के बीच में इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग हुआ है तो वह कौन से लकार में पढ़ा जाएगा? लिरिट लकार में पढ़ा जाएगा। तो ये यही तो कह रहा है, भवति का लिरिट लकार क्या होगा? तो भवति लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये भवति क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। और भविष्यति भी क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। भवेत क्या है? देखो, अगर कहीं हम यहाँ एत, एताम
और एयुहु की बात करते हैं, एत एताम एयुहु, ए एतम एत, एयम एव एम, तो फिर ये किस में निकल के आ जाता है, ये विधि लिंग लकार में निकल के आ जाता है। मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर अतु अताम अंतु पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? आप पढ़ रहे हैं अतु अताम और अंतु। एह अतम अत और आनी आव आम पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये लोट लकार है निकल के आता है। फिर अगर कहीं हम अभवत की बात करते हैं तो देखो यहाँ जो धातु लिखी हुई है और धातु के बाद में क्या लिखा हुआ है, अत, ये ठीक है। अत अताम अन जहाँ होता है वह लंग लकार होता है, लेकिन इसकी पहचान होती है धातु से पहले ए भी पढ़ा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा भवति इत्यस्य लिरिट लकारे भविष्यति, तो उत्तर क्या होगा, भविष्यति। जानते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अस्योत्तरम संधि अस्ति, क्वेश्चन 14, अस्योत्तरम संधि रस्ति, संधि रस्ति संधि है, बताओ इस शब्द में कौन सी संधि है। तो इस शब्द में होने वाली संधि दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी या वृद्धि होगी। दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी या वृद्धि होगी, तय कीजिएगा। यहां होने वाली संधि, यहां होने वाली संधि गुण संधि होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी, देखिएगा यहां हमको समझना है कि अस्य प्लस उत्तरम, अस्य प्लस उत्तरम, इस ये से ए लिया और उ का उ लिया, उ, ए के बाद में अगर भिन्न अच उ आता है तो इस का गुण ओ हो जाता है और एकादेश हो जाता है, तो बराबर इससे ए गया, इससे उ गया, दोनों के स्थान पर ओ बना दिया, तो ये बन जाता है अश्य, ये आधा रह गया, इसमें ओ स्वर हमको देना चाहिए, ओ दे दिया, वर्ण पूरा हो गया है ना, और ये तरम बच गया है, तारम ये बच गया है, और अस्योत्तरम ये इसका उत्तर आ जाएगा। यह हमने BSER की पुस्तक से उठाया है। जानिए अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल जो पूछा गया है उसकी संख्या, प्रश्न संख्या 15 जानते हैं, और प्रश्न संख्या 15 ये कहता है मन्यसे रूपम अस्ति, मन्यसे रूपम अस्ति, मन्यसे रूपम अस्ति, मन्यसे रूप है। क्या ये परस्मयी पदी धातु का है या ये आत्मने पदी धातु का है या ये उभय विद धातु का है, और या फिर ये न को अपि किसी भी धातु का नहीं है। देखो यहाँ पर आपको समझना चाहिए अते, एते और अंते, अते एते अंते, असे एथे अधवे ए आ वहे और आ महे। अगर इनका कहीं भी प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग करने के उपरांत हमको समझना चाहिए कि ये सभी किस में पढ़े जाते हैं, आत्मने पदी धातु में पढ़े जाते हैं। ये तो हो जाता है प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय पढ़े गए हैं। तो यहाँ मन्यसे में किसकी ध्वनि आ रही है, अशे,
तो देखो ये असे, यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन पढ़ा गया है, तो बराबर ये किस में आ रहे हैं, आत्मनेपदी में। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, आत्मनेपदी में हो जाएगा। और ये जो सभी पढ़े गए हैं ये किस में पढ़े गए हैं, लट लकार आत्मनेपदी में पढ़े गए हैं। अभी आपने आज की टेस्ट सीरीज में 30 सवाल पूछे गए थे, जिनका सॉल्यूशन हम 15 सवालों का कर चुके हैं। 15 सवालों के बाद बाकी के जो 15 प्रश्न शेष रह जाते हैं उनको हम कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के सॉल्यूशन पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। आज इतना ही। कुमार वंशम में क्लास लेने के लिए आपका धन्यवाद।